फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 39वां भाग है और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। कल ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने स्टोरी को शुरू से अब तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। पूरी स्टोरी आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। रोहन की बात सुनकर सब उसे देखने लगे तो रोहन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जब हम मिशन पर थे तब रात का टाइम था। फ्लैशबैक, रात का वक्त। कुछ लोग जंगल से होते हुए आगे जा रहे थे। अंधेरा होने की वजह से आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके माथे पर बड़ी टॉर्च लगी थी जिससे वो अपने आगे देख रहे थे। ये लोग कोई और नहीं, रियांश, रोनित, रोहन और उनके साथ कुछ आर्मी गार्ड्स थे। वो सब आगे जा ही रहे थे, तभी उनके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सब लोग उस दिशा में देखने लगे। तभी रियांश ने उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, आप सब लोग आगे चले जाइए, हम देख कर आते हैं। उसकी बात सुनकर गार्ड्स ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो आगे की तरफ चले गए। वहीं रियांश, रोहन और रोनित तीनों ही उस आवाज की तरफ चले गए। तभी रोहन ने मजाक करते हुए कहा, हम तीनों जा तो रहे हैं, कहीं इस जंगल में चुड़ैल निकली तो? उसकी बात सुनकर रोनित ने घबराते हुए कहा, चुप कर पागल आदमी, क्यों डरा रहा है? अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई, तू क्यों हमारे पीछे चुड़ैल लगा रहा है? उसकी बात सुनकर रोहन ने हंसते हुए कहा, यार मैं मजाक नहीं कर रहा, देखना तू, इतने घने जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है और अब यहाँ से चिल्लाने की आवाज आ रही है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उन दोनों की बात सुनकर रियांश ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम दोनों की ये बात सुनकर कोई भागना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर वो दोनों एकदम चुप हो गए और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो आवाज और तेज आनी शुरू होगी, जिसे सुनकर वो तीनों तेजी से आगे बढ़ने लगे और वो एक जगह पर जाकर रुक गए। उनकी टॉर्च सामने पड़ते ही उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया, क्योंकि उनके सामने एक लड़की का रेप हो रहा था। देखने में उस लड़की की उम्र काफी कम लग रही थी। सामने का नजारा देखकर वो तीनों भागते हुए आगे चले गए। रोनित ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। फिर उसने उस आदमी के सीने पर अपना पैर रखा। उसके ऐसा करने से वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहीं वो लड़की फटे कपड़ों में पड़ी थी। उसे ऐसे देखकर रियांश ने जल्दी से अपना कोट उतारा और उस लड़की के ऊपर डालते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज सुनकर उस लड़की ने अधमरी आवाज में कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो लड़की बेहोश हो गई। अंधेरा होने की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की को बेहोश देखकर रियांश ने रोनित की तरफ देखते हुए कहा, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसकी बात सुनकर रोनित ने कहा, लेकिन हम इतनी रात को हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? तभी रोहन की नज़र उस लड़की के पेट पर गई, जिसे देखकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ बोला, यार ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुनकर रोनित और रियांश ने भी उस लड़की के पेट की तरफ देखा। उसे ऐसे देखकर रियांश ने कहा, लेकिन इसकी उम्र तो काफी कम है, हमें इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रोहन ने अपने पॉकेट से फोन निकालते हुए कहा, एक काम करते हैं, पहले इस बंदे को ठीक करते हैं, फिर हम इसे लेकर हॉस्पिटल जाएंगे। तब तक मैं यहाँ किसी को बुला लेता हूँ। उसकी बात सुनकर रियांश ने उस आदमी को देखा जो रोनित के पैरों के
नीचे दबा हुआ था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। निशांत आखिर नियति को यहाँ से क्यों लेकर जाना चाहता है? क्या रियांश आदिल को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए आखिर तक बने रहना। उसने गुस्से से उस आदमी के मुंह पर पंच मारते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो सच में मुझे घिन आ रही है। तुम्हारी बेटी की उम्र की है वो, और तुम उसके साथ। तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर उसने अपने पॉकेट से गन निकाली और उस आदमी के गले के बीचों बीच रखकर उसे गोली मार दी। गोली चलते ही वो आदमी वहीं पर ढेर हो गया। तभी एक चौपर उड़ते हुए आया और उन तीनों से कुछ दूरी पर लैंड हो गया। चौपर को देखकर रियांश ने जल्दी से उस लड़की को अपने गोद में उठा लिया और चौपर में चढ़ गया। तभी रोहन ने उसे देखते हुए कहा, तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम दोनों इस बंदे को ठिकाने लगा कर आते हैं। रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो उस लड़की को लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही रोहन ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अब इसका क्या करना है? यह सुनकर रोनित ने उस आदमी को एक लात मारते हुए कहा, ऐसे आदमियों को चील कोड़े खाए तो ही अच्छा है। उसकी बात सुनकर रोहन ने मजाक करते हुए कहा, देख, हम यहाँ इसे छोड़कर तो जा रहे हैं, कहीं ये हमारे पीछे ना आ जाए। उसकी बात सुनकर रोनित ने उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, देख, अब तू डरा मत मुझे, वरना मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर रोहन जोर जोर से हंसते हुए बोला, चल, बहुत हो गया तेरा मजाक, अब उठा इसे और यहीं पर लटका दे। फिर उन दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया और वहीं पेड़ से बांध दिया। फिर वो दोनों भी वहां से निकल गए। इधर कुछ देर बाद रियांश का चौपर हॉस्पिटल के टेरिस पर लैंड हुआ। रियांश ने उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसने पहले ही हॉस्पिटल में फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था, जिस वजह से डॉक्टर की टीम पहले से ही वहाँ मौजूद थी। उन लोगों ने जल्दी से स्ट्रेचर सामने किया तो रियांश ने उस लड़की को स्ट्रेचर पर लेटा दिया। फिर डॉक्टर उस लड़की को लेकर अंदर चले गए। रियांश वहीं पर खड़ा था, क्योंकि जब तक उस लड़की की कोई खबर नहीं मिल जाती वो वहाँ से नहीं जा सकता था। अब वो लड़की भी उनके मिशन में शामिल हो गई थी। इतनी रात को एक लड़की का ऐसे जंगल में इस हालत में मिलना थोड़ा अजीब था। इस बात का पता अब उन्हें लगाना था। रियांश अभी अपनी ही सोच में वहाँ खड़ा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट ओपन हुआ और एक नर्स भागते हुए रियांश के पास आई और उसे देखते हुए बोली, सर, इमरजेंसी है, प्लीज़ आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए। इतना कहकर उसने रियांश की तरफ वो पेपर बढ़ा दिया। रियांश ने उस पेपर को लिया और बिना सोचे समझे उस पर साइन कर दिया, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस लड़की की जान बचाना था। वहीं वो नर्स उस पेपर को लेकर वहाँ से चली गई। रियांश वहाँ बैठे बैठे ही सो गया था। उस लड़की का ऑपरेशन बहुत देर तक चलता रहा। अब तक रोहन और रोनित भी हॉस्पिटल आ गए थे। कुछ घंटे बाद इमरजेंसी वार्ड का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर की टीम वार्ड से बाहर आई। उनके बाहर आते ही रोहन, रोनित और रियांश अपनी जगह पर खड़े हो गए और वो डॉक्टर को देखने लगे। तो डॉक्टर ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने के कारण हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ा। उसका 8वां महीना चल रहा था। बच्चे की पोजीशन भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से बच्चे के बचने के चांसेस बहुत ही कम थे।
अगर वो बच्चा मर जाता तो शायद हम उस लड़की को भी नहीं बचा पाते। इसलिए हमने आपसे पेपर साइन करवाया था। डॉक्टर की बात सुनकर रोहन ने कहा, कौन सा पेपर? यह सुनकर उस नर्स ने रोहन की तरफ वो पेपर बढ़ा दिया। रोहन ने पेपर लिया और उसे पढ़ने लगा। जैसे ही उसने वो पेपर पढ़ा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया तुमने? हम तो उस लड़की को जानते भी नहीं थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या परी रियांश पर विश्वास करेगी? आखिर रियांश ने परी को अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया था? जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। फिर तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, उस लड़की की जान बचाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पेपर पर साइन कर दिया। उसकी बात सुनकर रोहन ने हैरानी से रियांश की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने पेपर पूरा पढ़ा था? रियांश ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने पेपर नहीं पढ़ा था। यह सुनकर रोहन ने उसकी तरफ वो पेपर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अब इसे पूरा पढ़ो। तो रियांश ने उस पेपर को अपने हाथ में लिया और उसे पढ़ने लगा। पेपर पढ़ने के बाद उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई और वो वहां पर खड़ी नर्स को घूरते हुए बोला, तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर और उसका गुस्सा देखकर वो नर्स डर गई। तभी रियांश ने गुस्से में दोबारा कहा, तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना कि पेपर पर उस लड़की के हस्बैंड के सिग्नेचर चाहिए। तुमने इस पेपर पर मेरे सिग्नेचर क्यों लिए? उस नर्स ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, सर, आप उन्हें लेकर आए थे, इसलिए मुझे लगा वो आपकी वाइफ है। मैंने इसलिए आपके सिग्नेचर इन पेपर पर ले लिए। रियांश ने गुस्से में कहा, एक बार तुम्हें पूछना चाहिए था ना। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, अब जाने देना, क्या अब तुम उस लड़की के पति बनकर घूमने वाले हो? उसकी जान बच गई, बस अब सब जाने दो इस बात को। रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर उसने डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, उस लड़की को होश कब तक आएगा? डॉक्टर ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बच्चे को हमने आईसीयू में रखा है। डॉक्टर की बात सुनकर रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर वो तीनों वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वो तीनों कपूर इंडस्ट्री में थे। कल से थके होने की वजह से उन तीनों को ही नींद आ रही थी, इसलिए वो तीनों वहीं सोफे पर बैठकर नींद ले रहे थे। तभी रियांश का फोन रिंग हुआ। रियांश ने फोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा, उस लड़की को होश आ गया है। डॉक्टर की बात सुनकर रियांश ने कहा, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। इतना कहकर वो तीनों हॉस्पिटल चले गए। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो सीधा उस लड़की के वार्ड में चले गए। वो लड़की इस वक्त बेड पर बैठी अपने बच्चे को देख रही थी। वो बहुत ही नाबालिग थी। तभी रियांश ने उसके पास बैठते हुए कहा, अब तुम कैसा फील कर रही हो? उस लड़की ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। उस लड़की की बात सुनकर रियांश ने कहा, ये बच्चा इतनी छोटी उम्र में? उस लड़की ने कहा, मैं कोठे से भाग कर आई हूँ सर, मेरे साथ हर रात ऐसा ही होता है, सब लोग मेरे साथ। इतना कहकर वो लड़की रोने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर उन तीनों को ही बहुत बुरा लगा। तभी रियांश ने उसे शांत करवाते हुए कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस लड़की ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, 15 साल। रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वहीं रोनित सब कुछ लिख रहा था।
तभी रियाश ने फिर से सवाल किया, और ये बच्चा? तो उस लड़की ने अपने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, ये सब उस अंकल के कारण हुआ है। वो कोठे की मालकिन तो इसे मारना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे पेट में लड़की है, तो उसने इसे नहीं मारा। उसकी बात सुनकर रियांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब तुम आराम करो। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी की कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। तभी उस लड़की ने रियांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, आप मुझे वहां से बाहर निकालोगे क्या? वो जगह बहुत गंदी है। उस लड़की के मुंह से भाई सुनकर उन तीनों ने उसे हैरानी से देखा। तो उस लड़की ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीरे से बोली, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, बहुत गंदे। तभी रियांश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी तरह और लड़कियों को भी इस दलदल से बाहर निकालेंगे। उसकी बात सुनकर वो लड़की खुश हो गई और रियांश को देखने लगी। तो रियांश ने उसे स्माइल पास की और फिर वो तीनों वहां से बाहर आ गए। उनके जाने के बाद उस लड़की ने अपने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें बहुत दूर लेकर जाऊंगी, जहाँ कोई गंदा आदमी नहीं आएगा। वहीं रोनित, रोहन और रियाश उस लड़की को विंडो से देख रहे थे। फिर वो तीनों डॉक्टर से मिलकर वहां से चले गए। कुछ दिन यूं ही निकल गए। रियाश अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए रोनित के साथ इंडिया से बाहर गया था। 2 दिन बाद रियांश और रोनित मीटिंग खत्म करके होटल से बाहर आए और चौपर की तरफ जाने लगे। तभी रियांश का फोन रिंग हुआ। उसने फोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। फ्लैशबैक एंड अभी रोहन सबको उस लड़की के बारे में बता ही रहा था कि तभी रियांश की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसे ऐसे देखकर सब लोग घबरा गए। वहीं रोहन भागकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। परी बुरी तरह से रो रही थी। उसका पूरा ध्यान रियांश पर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुकने वाली है। तभी डॉक्टर की टीम भागते हुए रियांश के वार्ड में आ गई। डॉक्टर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सब लोग प्लीज बाहर चले जाइए। फिर डॉक्टर ने परी की तरफ देखते हुए कहा, मैम प्लीज आप भी बाहर जाइए, हमें उनका ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर की बात सुनकर परी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं मेरे सड़ू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैम प्लीज समझने की कोशिश करो, ये वक्त बहस करने का नहीं है, प्लीज आप बाहर चली जाइए। तभी नैना जी ने परी का हाथ पकड़ लिया और उसे बोर्ड से बाहर लेकर चली गई। बाहर आकर परी जोर जोर से रोने लगी। पलक ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, चुप हो जाइए दी, जीजू को कुछ नहीं होगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इधर कपूर मेंशन में रुद्र, रूही अपने रूम में थे। इस वक्त आर्या आराम से सो रही थी। वहीं रुद्र ने रूही को अपनी बाहों में जकड़ रखा था और रूही उससे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी रुद्र ने उसके नेक पर किस करते हुए कहा, क्या सोच रही हो तुम? तो रूही ने कहा, आप प्लीज रुक जाइए। ये सुनकर रुद्र ने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, क्यों, कुछ हो रहा है क्या? रूही ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो ना? रुद्र ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। निशांत आखिर नियति को इंडिया से
क्यों लेकर जाना है चाहता है? क्या रियाज आदिल को ढूंढ पाएगा? उसकी बात सुनकर रूही ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और शर्माने लगी। तभी रुद्र का फोन रिंग हुआ। उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और देखा तो उसे रोनित का कॉल आ रहा था। रोनित का कॉल देखकर रुद्र ने रूही को छोड़ दिया। वो जल्दी से बेड से उठकर बालकनी में चला गया। उसने जल्दी से फोन पिक किया और कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से रोनित की घबराई हुई आवाज आई, भाई, रियाज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, प्लीज़ आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। उसकी बात सुनकर रुद्र घबरा गया। उसने जल्दी से ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। फिर वो रूम के अंदर आया। उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, अपना और प्रिंसेस का ध्यान रखना। मैं किट्टू और न्यू को रूम में भेज रहा हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर जाने लगा। उसे ऐसे देखकर रूही ने कहा, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? रुद्र ने एक नज़र रूही को देखते हुए कहा, थोड़ा काम आ गया है। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। नीचे नियति और किट्टू रोहन के रूम में बैठी थी। तभी शांति काकी उनके पास आई और किट्टू की तरफ देखते हुए बोली, आपको बड़ी मैडम के रूम में जाने के लिए सर ने कहा है। किट्टू ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो अपनी जगह से उठ गई। उसके साथ नियति भी अपनी जगह से उठ गई और फिर वो दोनों रूही के रूम की तरफ जाने लगे। तभी नियति को निशांत की आवाज आई, जिसे सुनकर नियति अपनी जगह पर रुक गई। वहीं किट्टू ने एक नज़र नियति को देखा और वो वहां से रूही के रूम की तरफ चली गई। नियति ने एक गहरी सांस ली और निशांत की तरफ देखा। निशांत के फेस पर लगा खून अब तक सूख चुका था। उसके पूरे फेस पर रेड और पर्पल निशान बने हुए थे। उसे ऐसे देखकर नियति एकदम से घबरा गई और उसके पास जाते हुए बोली, ये आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? निशांत ने गुस्से से कहा, ये तुम्हारे उस सो कॉल्ड भाई ने किया है। उसकी बात सुनकर नियति ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? निशांत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, न्यू, तुम मेरे साथ चलो। नियति ने कहा, कहाँ जाना है? तो निशांत ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, सबसे दूर, जहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर नियति हैरान हो गई और वो निशांत को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, पर ऐसे कैसे? रियाश भाई हॉस्पिटल में ही, और अब मैं उन्हें देखे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर निशांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने नियति की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए बोला, तो तुम अपने उस भाई के लिए मेरे साथ आने से मना कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? बस यही तक था तुम्हारा प्यार? नियति ने कभी नहीं सोचा था कि निशांत उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। उसने निशांत के हाथ को पकड़ा और निशांत की तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो निश? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर निशांत ने कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? नियति ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी आपके साथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अब कि मैंने आपसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर उसने निशांत के हाथ को झटक दिया। तभी निशांत ने उसके हाथ को जोर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहकर उसने नियति को अपनी तरफ घुमाया और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसने नियति के मुंह पर बांध दिया। ये देखकर नियति
बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन निशांत के रुमाल बांधने से वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी निशांत ने उसे अपनी गोद में उठाया और वो सारे गार्ड्स से छुपते छुपाते मेंशन से बाहर आ गया। उसने नियति को अपनी कार में बैठाया और फिर वो वहाँ से निकल गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। निशांत आखिर नियति को कहाँ लेकर जाना चाहता है? क्या रियाज आदिल को कभी ढूंढ पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी के आखिरी भाग तक बने रहना। नियति तो हैरानी से निशांत को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वो इंसान है जिसे उसने प्यार किया था। इधर किट्टू जब रूही के रूम में आई तो उसने रूही की तरफ देखा, जो परेशानी से सामने देख रही थी। रूही को ऐसे देखकर किट्टू ने कहा, क्या हुआ भाभी? आप ठीक तो हो? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी, और भाई कहाँ गए हैं? रूही ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ है। उन्हें फोन आया था और वो फोन पर बात करके यहाँ से चले गए। वो बहुत परेशान लग रहे हैं। भाई ठीक तो होंगे ना? तुम प्लीज रोहन को फोन करके पूछो। उसकी बात सुनकर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उसने रोहन को फोन कर दिया। दूसरी तरफ रोहन रियाज के वार्ड के बाहर परेशानी से बैठा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा तो किट्टू का फोन देखकर उसने जल्दी से फोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ से किट्टू की आवाज आई, क्या हुआ? भाई ठीक तो है? उसकी बात सुनकर रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला, उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इतना कहकर रोहन चुप हो गया, क्योंकि उससे आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर किट्टू समझ गई कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। उसने जल्दी से कहा, क्या मैं हॉस्पिटल आ जाऊं? रोहन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन भाभी के पास? तो किट्टू ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, नियति है ना उनके पास? मैं गार्ड के साथ हॉस्पिटल आ जाती हूँ। और परी कैसी है? रोहन ने परी को देखते हुए कहा, उनकी हालत बहुत खराब है। किट्टू ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और रूही की तरफ देखते हुए बोली, भाभी मैं न्यू को आपके पास भेज रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर रूही ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, भाभी सब ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। किट्टू जब नीचे आई तो वो नियति को देखने लगी, लेकिन नियति उसे कहीं नहीं दिखी। किट्टू ने पूरे घर में नियति को देख लिया था, लेकिन नियति कहीं नहीं थी। ये देखकर किट्टू जल्दी से बाहर आई और उसने वॉचमैन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या नियति घर से बाहर आई है? उस वॉचमैन ने कहा, नहीं मैडम, घर से बाहर तो कोई नहीं निकला। उसकी बात सुनकर किट्टू हैरान हो गई और वो जल्दी से नियति को फोन करने लगी, लेकिन नियति का फोन तो रोहन के रूम में रखा था। किट्टू जल्दी से रोहन के रूम में चली गई, लेकिन नियति वहां पर भी नहीं थी। अब किट्टू बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने खुद से कहा, ये लड़की कहाँ चली गई? तभी उसे याद आया कि निशांत नियति से मिलने आया था। उसने अपने मन में कहा, क्या नियति निशांत में भाई के साथ गई है? दूसरी तरफ अमेरिका में एक जगह पर बहुत बड़ा बंगला था। उसके आसपास जितने भी बंगले थे वो छोटे थे। पूरे इलाके में एक वही ऐसा बंगला था जो सबसे बड़ा था। उस बंगले के हॉल में इस वक्त सोफे पर आदिल बैठा था और उसके पास कविता बैठी थी। तभी एक गार्ड वहां पर भागते हुए आया और आदिल की तरफ देखते हुए बोला, बॉस
काम हो चुका है। लड़की की जगह किंग कोबरा हॉस्पिटल बेड पर है और अभी-अभी खबर मिली है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। अब क्या करेगा रियाज? क्या जवाब देगा वो परी को? क्या सच में अब वो परी को अपनी सच्चाई बताएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। उस वॉचमैन की बात सुनकर आदिल और कविता के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ, अब वो तड़प तड़प कर मरेगा। तभी कविता ने कहा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इस काम में किसने साथ दिया? आदिल ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, इसकी फिक्र क्यों करती हो तुम? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस काम में मेरी मदद ईशान और हमारे बेटे ने की है। कविता ने कहा, तुम उसे यहाँ पर कब बुला रहे हो? मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आदिल ने कहा, जब तक कपूर फैमिली बर्बाद नहीं होती मैं उसे यहाँ नहीं लाऊंगा। कविता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो वहीं सोफे पर बैठकर अपने नेल्स देखने लगी। तभी आदिल के पास उसका सेक्रेटरी आया और अपना सिर झुकाते हुए बोला, सर, आपसे मिलने कोई आया है। आदिल ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो एक आदमी अंदर आया और आदिल के सामने जाकर बैठ गया। उसका चेहरा इस वक्त मास्क से ढका हुआ था। वो दिखने में अमेरिकन लग रहा था। उसने आदिल की तरफ देखते हुए कहा, तो कैसे हो तुम? वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही आदिल ने गुस्से में कहा, हिम्मत भी मत करना मेरा नाम लेने, वरना। उस आदमी ने कहा, कब तक अपनी पहचान छुपा कर रखोगे? आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक कपूर फैमिली बर्बाद नहीं हो जाती। वहीं इधर नियति कार में हाथ पैर चला रही थी। निशांत ने उसे इग्नोर किया और तेजी से कार लेकर वहां से जाने लगा। कुछ देर बाद वो ओजस के घर पर आया। इस वक्त लक्ष्य हॉल में ही बैठा हुआ था। वो निशांत का इंतजार कर रहा था। जब घर की डोर बेल बजी तो लक्ष्य ने गेट ओपन किया। उसके सामने निशांत नियति को अपने कंधे पर लेकर खड़ा था। उसे ऐसे देखकर लक्ष्य ने गुस्से में कहा, निश, ये सब क्या हो रहा है? तुमने नियति को ऐसे कंधे पर क्यों उठा रखा है? निशांत ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा, चलो जल्दी यहाँ से, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना है। जल्दी से हेलीकॉप्टर की अरेंजमेंट करो। उसकी बात सुनकर लक्ष्य ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम नियति को ऐसे लेकर कहाँ जा रहे हो? निशांत ने उसे घूरते हुए कहा, तुमसे जितना कहा है उतना करो, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लक्ष्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो अंदर चला गया। वहीं निशांत भी नियति को लेकर हॉल में आ गया। उसने नियति को सोफे पर बैठाया और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। नियति आंखों में आंसू लिए निशांत को देख रही थी। तभी निशांत ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, सॉरी न्यू, लेकिन मुझे ये करना होगा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। नियति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसे ऐसे देखकर निशांत को बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे इग्नोर किया और उसने नियति के हाथ और मुंह को खोल दिया। उसने नियति की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। इतना कहकर निशांत वहां से किचन की तरफ चला गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। निशांत आखिर नियति को कहाँ लेकर जाना चाहता है? क्या रियांश आदिल को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। उसके जाते ही नियति अपनी जगह से उठ गई और भागते हुए घर से बाहर चली गई।
उसने आगे जाकर एक पेड़ का सहारा लिया और वो वहीं पर छुप गई। वो ओजस के घर पर आज पहली बार आई थी, इसलिए उसे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। रात होने की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, जिनका हल्का हल्का उजाला सब तरफ बिखरा हुआ था। नियति जल्दी से वहां से जाने लगी, तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया, जिससे नियति का सिर सीधे उस इंसान के सीने से जा टकराया। नियति ने जब सिर उठाकर अपने सामने देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई, क्योंकि उसके सामने निशांत गुस्से से खड़ा था। तभी नियति ने निशांत की तरफ देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो निश? प्लीज मुझे जाने दो। निशांत ने उसकी बाह को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर क्यों तुम मुझे छोड़कर जाने की कोशिश कर रही हो? उसकी बात सुनकर नियति ने उसे धक्का दे दिया। उसके ऐसे धक्का देने से निशांत उससे दूर हो गया। दूसरी तरफ कपूर मैंशन में किट्टू बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे नियति कहीं नहीं मिल रही थी। उसने बाहर जाकर गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, न्यू कहीं नहीं मिल रही है, प्लीज आप सब उसे ढूंढिए। किट्टू की बात सुनकर वहां खड़े सारे गार्ड्स चारों तरफ फैल गए और वो नियति को ढूंढने लगे, पर नियति उन्हें कहीं नहीं मिली। तभी एक गार्ड ने किट्टू के पास आते हुए कहा, मैम आपको सर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसकी बात सुनकर किट्टू घबरा गई। उसने घबराते हुए रोहन को फोन किया। दूसरी तरफ से ओजस ने रोहन का फोन उठाया। उसे किट्टू की आवाज आई, रोहन न्यू कहीं नहीं मिल रही है। निशांत भाई घर आए थे, तब से ही न्यू गायब है, प्लीज आप उसे ढूंढिए। मैंने पूरा मेंशन देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर ओजस हैरान हो गया। उसने किट्टू को शांत करवाते हुए कहा, किट्टू तुम चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ। इस बारे में तुम रोहन को कुछ भी मत बताना, वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है। मैं नियति को ढूंढ लूंगा। उसकी बात सुनकर किट्टू ने कहा, प्लीज ओजस भाई आप नियति को ढूंढ लीजिए। रोहन उसे मेरे भरोसे यहाँ छोड़कर गए थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओजस ने उसे समझाया और फोन कट कर दिया। उसने रोहन का फोन रोनित की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रोहन का फोन है, इसे तुम रख लो, वो यहीं छोड़कर चला गया था। रोनित ने जब ओजस के चेहरे की तरफ देखा तो ओजस को परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम इतना परेशान क्यों हो? उसकी बात सुनकर ओजस ने एक नज़र उसे देखा और फिर वो रोनित को लेकर साइड में चला गया। उसने रोनित को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद रोनित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और यांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और ओजस की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर उसने रोहन का फोन पलक को देते हुए कहा, ये फोन रखो और हाँ, भाभी का ध्यान रखना। इतना कहकर वो ओजस के साथ वहां से निकल गया। पलक तो बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वो रोनित से पूछना चाहती थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रोनित वहां से इतनी जल्दी में निकला था कि वो कुछ पूछ ही नहीं पाई। इधर वीआईपी बोर्ड के अंदर रियांश बेसुध सा बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर की टीम उसे चेक कर रही थी। अचानक रियांश ने अपनी आंखें खोली। उसे इसे देखकर डॉक्टर हैरान हो गई। तभी रियांश ने
डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, रोहन को अंदर बुलाओ। और मुझे होश आ गया है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उससे पूछना चाहते थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन रियांश की घूरती नज़र पाकर डॉक्टर चुप ही रहे। वो जल्दी से बाहर चले गए। वहीं रोहन रुद्र के पास खड़ा था। रोहन को देखकर डॉक्टर ने उसे अंदर आने का इशारा किया, तो रोहन जल्दी से वार्ड के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर आया, रियांश को होश में देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रियांश ने उसे देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया, तो रोहन जल्दी से उसके पास चला गया और उसे देखते हुए गुस्से में बोला, कैसे हो तुम? रियांश ने उसकी बात को इग्नोर किया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। ये सुनकर रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो रियांश ने कहा, बाहर किसी को भी मेरे होश में आने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, सिवाय रुद्र भाई और रोनित के। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, लेकिन भाभी, वो तो बहुत रो रही है। रियांश ने कहा, उसे मैं देख लूंगा, तुम बस अब मैं जो कहूँगा उसे ध्यान से सुनो। इतना कहकर उसने डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया और रोहन को कुछ बताने लगा, जिसे सुनने के बाद रोहन ने कहा, ठीक है, सब हो जाएगा, तू बस अपना ध्यान रख। रियांश ने कहा, अब स्वीटी पाई को अंदर भेज। रोहन ने हाँ कहा और वो वार्ड से बाहर चला गया। उसके बाहर आते ही सब उसे देखने लगे, जिसे देखकर रोहन ने अपना सिर झुका लिया और परी के पास जाकर धीरे से बोला, भाभी, अब आप रियांश के पास चली जाओ। उसके इतना कहते ही परी जल्दी से अंदर चली गई। तभी रोहन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, वो अब ठीक है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो रोहन ने रुद्र को अपने साथ चलने का इशारा किया, जिसे देखकर रुद्र उसके साथ बाहर चला गया। बाहर आकर रोहन ने रुद्र को वो सब कुछ बता दिया जो उसे रियांश ने बताया था। सब सुनने के बाद रुद्र ने कहा, मैंने पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है, बस एक बार उसका फ़ोन आ जाए, कंफर्म भी हो जाएगा। रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब सबको घर भेजना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। रुद्र ने कहा, मैं सब देख लूंगा, तुम पहले रोकी से जाकर मिल लो। रोहन ने हाँ कहा और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही रुद्र अंदर आया। उसने सबको घर जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी घर जाने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर रुद्र ने गुस्से में कहा, आप सब लोग हॉस्पिटल में रहोगे तो कैसा चलेगा? वहाँ घर पर रूही अकेली है। अगर आप सबको यहीं रहना है तो मैं घर चला जाता हूँ। आप सबका रुकना यहाँ जरूरी है। उसे गुस्सा करते देखकर सब लोग वहाँ से घर के लिए निकल गए। तभी रुद्र ने पलक की तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ देर यहीं रुक जाओ, बाद में चले जाना। पलक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो वहीं चेयर पर बैठ गई। रुद्र भी उसके पास जाकर बैठ गया। वहीं परी जब बोर्ड के अंदर आई तो वो रियांश की तरफ देखने लगी, जो अपनी आंखें बंद करके लेटा था। उसे ऐसे देखकर परी उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आप कब उठोगे सरू? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। आपको इसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ जल्दी से उठ जाइए। उसके बाद का रियांश ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर परी उदास हो गई और वो वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिस वजह से उसका सिर दर्द हो रहा था। जब वो गहरी नींद में सो गई तो रियाश ने
अपनी आंखें खोली और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बस कुछ दिन और स्वीटी पाए। इतना कहकर उसने परी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और बेड पर उठकर बैठ गया। फिर वो बेड से नीचे उतरा और उसने परी को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। उसने परी को एक नज़र देखा और अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर किसी को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद एक आदमी विंडो से उस वार्ड के अंदर आया और रियाश को एक बैग देकर वापस चला गया। रियाश ने एक नज़र परी को देखा और वो जल्दी से वॉशरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ ओजस और रोनित की कार ओजस के बंगले के बाहर आकर रुकी। वहीं पेड़ के नीचे खड़े निशांत और नियति के कान में जब कार रुकने की आवाज आई तो उन दोनों ने पीछे पलट कर देखा, जहां कार से ओजस और रोनित बाहर निकल रहे थे। उन दोनों को देखकर निशांत ने कहा, ये दोनों यहाँ क्या करने आए हैं? उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी नियति ने चिल्लाते हुए कहा, रोनी भाई। उसकी हरकत देखकर निशांत के कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से नियति के मुंह पर अपना हाथ रखा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रोनित और ओजस ने नियति की आवाज़ सुन ली थी, जिसे सुनकर वो दोनों यहाँ वहाँ देखने लगे। दोनों ही अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रहे थे, लेकिन अब उन्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी रोनित ने कहा, वो यहीं कहीं पर है, ढूंढो उसे जल्दी। तुम्हारे गार्ड्स कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर ओजस ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे गार्ड्स की क्या जरूरत, मैं गार्ड्स नहीं रखता। उसकी बात सुनकर रोनित ने उसे घूर कर देखा और उसने जल्दी से अपने गार्ड्स को इन्फॉर्म किया। कुछ देर बाद उसके गार्ड्स वहां पहुंच गए और वो ओजस के बंगले में छानबीन करने लगे, लेकिन इस वक्त उन्हें निशांत और नियति कहीं नहीं दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ निशांत नियति को लेकर ओजस के बंगले के पीछे की तरफ आ गया था, जहां लक्ष्य कार लेकर खड़ा था। दरअसल जब निशांत ने नियति को चिल्लाते हुए देखा था, तभी उसने लक्ष्य को फोन करके वहां बुला लिया था। निशांत ने जल्दी से नियति को कार में बैठाया और फिर उनकी कार तेजी से वहां से निकल गई। तभी नियति ने निशांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या करना चाहते हो निश? देखो, तुम्हें ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुमसे नफरत करने लग जाऊं? क्यों तुम हमारे अच्छे रिश्ते को बदनाम कर रहे हो? निशांत ने गुस्से में कहा, मुझे पता है न्यू, तुम्हारे भाई कैसे हैं। वो कभी भी तुम्हें मेरे साथ नहीं आने देंगे और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारे बिना तो मैं जीने का सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर नियति ने कहा, आप ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हो? मैं आपसे सच में गुस्सा हो जाऊंगी। छोड़िए मुझे, मुझे रियाज भाई के पास जाना है। उसके बात सुनकर निशांत ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें तुम्हारे भाई की याद आ ही गई। आखिर तुम चाहती क्या हो न्यू? क्यों ऐसा कर रही हो तुम मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, फिर तुम क्यों मेरे साथ आने से मना कर रही हो? नियति ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे तो लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, पागल बनते जा रहे हो। कहीं आपको भाई के एक्सीडेंट का सदमा तो नहीं लग गया? उसकी बात सुनकर निशांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, न्यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, वरना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या परी कभी रियांश का पास्ट जान पाएगी? आखिर
निशांत को रियांश की कौन सी सच्चाई पता है, जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहना। मैं अपनी पर आ जाऊंगा। नियति ने उसे इग्नोर किया और चुपचाप बैठ गई। उसने विंडो से बाहर देखते हुए अपने मन में कहा, भाई आप कहाँ हो? प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाना। प्लीज जल्दी आइए। तभी लक्ष्य ने एक जगह पर जाकर अपनी कार रोकी। वहां निशांत का हेलीकॉप्टर पहले से ही खड़ा था और वो अब हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। निशांत ने नियति का हाथ पकड़ा और उसे कार से बाहर निकाल दिया और फिर वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे। तभी वहां पर बहुत सारी कार आकर रुके। सबसे पहली कार से एक लड़का बहुत एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। उस लड़के को देखकर निशांत के साथ साथ नियति और लक्ष्य की आंखें छोटी हो गई। उस लड़के ने हुडी पहन रखी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आधी रात को वहां पर कौन आया है। उस लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही थी और उसके एटीट्यूड का तो क्या ही कहना। नियति उस लड़के को पहचानने की कोशिश कर रही थी पर वो नाकामयाब हो रही थी। वहीं निशांत उस हुडी वाले इंसान को देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नियति भी घबराई नजरों से उस लड़के को देख रही थी। उसने निशांत का हाथ कसकर पकड़ रखा था क्योंकि अब वो उस काले घने अंधेरे में सुनसान जगह पर निशांत के ही भरोसे थी। निशांत ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और गुस्से से उस हुडी पहने इंसान की तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर उस हुडी वाले इंसान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले और निशांत के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखने लगा। वहीं लक्ष्य, नियति और निशांत उस लड़के की हरकत देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस हुडी वाले लड़के ने निशांत के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। उसका पंच इतना तेज था कि निशांत की पकड़ नियति पर से छूट गई और वो पीछे की तरफ चला गया। पहले से ही उसका चेहरा रियांश के पीटने से बिगड़ गया था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। वहीं निशांत के ऐसे पीछे जाने से नियति घबरा गई। उसने जल्दी से जाकर निशांत को पकड़ लिया। निशांत को ऐसे देखकर लक्ष्य जल्दी से उस हुडी वाले लड़के के सामने गया और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? इतना कहकर उसने अपना हाथ उस हुडी पहने लड़के को मारने के लिए उठाया ही था कि सामने खड़े लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे मोड़ते हुए बोला, तू बीच में मत आ वरना पिट जाएगा। उसकी आवाज बहुत ही सख्त और दमदार थी जिसे पहचानने की कोशिश वो तीनों ही कर रहे थे लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। तभी उस लड़के ने आगे बढ़कर नियति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी कार की तरफ ले जाते हुए बोला, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। निशांत आखिर नियति को कहाँ लेकर जाना चाहता है? क्या रियाज कभी आदिल को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहना। आगे से अगर इसकी तरफ नज़र उठाकर भी देखने की कोशिश की तो तुम्हारी आंखें कुछ करने देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। नियति को अपने आप से दूर जाता देख निशांत को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पॉकेट से गन निकाली और उस हुडी पहने लड़के पर पॉइंट करते हुए बोला, नियति को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। उसका इतना कहना था कि तभी वहां पर एक कार आकर रुकी जिसे देखकर निशांत का ध्यान उस तरफ चला गया। उस कार से रोहन बाहर आया और वो गुस्से से
निशांत की तरफ बढ़ गया। उसे देखकर नियति एकदम से घबरा गई। वहीं रोहन ने जाकर निशांत के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे निशांत नीचे जाकर गिरा। इस वक्त रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे इसे देखकर नियति ने जल्दी से उस हुडी वाले इंसान से अपना हाथ छुड़ाया और रोहन की तरफ भागते हुए गई। वो जाकर रोहन और निशांत के बीच में खड़ी हो गई और फिर रोहन की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज भाई, उन्हें मत मारिए। मैं मानती हूँ उनसे गलती हुई है, लेकिन भाई प्लीज आप उन्हें कुछ मत करिए। उसकी बात सुनकर रोहन ने गुस्से में कहा, न्यू, तुम साइड हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज मैं इसकी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहाँ से लेकर जाने की? क्या तुम अपनी मर्जी से इसके साथ जा रही थी? उसकी बात सुनकर नियति बहुत ज्यादा घबरा गई और घबराते हुए बोली, नहीं भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही थी, लेकिन प्लीज आप निश को कुछ मत करिए। वो तो बस मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था आप मुझे कभी उनके साथ नहीं जाने दोगे। प्लीज भाई, उन्हें माफ कर दीजिए। रोहन ने गुस्से से नियति की तरफ देखा और बोला, जाकर कार में बैठो न्यू। नियति ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, आपने इसको कुछ नहीं करोगे ना भाई? ये सुनकर रोहन ने अपना मुंह फेर लिया और निशांत को एक और पंच मारते हुए बोला, आज मैं इस इंसान की जान ले लूंगा। इसकी वजह से आज ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। ये आया ही क्यों है यहाँ? जब से हमारी लाइफ में आया है, तब से हमारी लाइफ में ग्रहण सा लग गया है। इसकी वजह से आज मेरा दोस्त हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ा है। खुद की बहन का सुहाग उजाड़ने पर तुला हुआ है। ये कैसा आदमी है? भाई कहलाने के लायक नहीं है ये। उसकी बात सुनकर निशांत ने हंसते हुए कहा, मैं भाई कहलाने के लायक नहीं हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही कर रहे हो। रोहन ने जब निशांत की बात सुनी तो उसने निशांत को घूरते हुए कहा, तुम्हारी न्यू से शादी नहीं हुई है जो मैंने उसका सुहाग उजाड़ दिया है। अगर वो बीच में नहीं आती ना, तो अब तक तुम मर चुके होते। उसकी बात सुनकर निशांत ने कहा, मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ रोहन, मुझे न्यू को दे दो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ एक गरजती हुई आवाज आई, न्यू कोई चीज नहीं है जो हम तुम्हें उसे दे दें, और हमें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो अपनी बहन को खुश नहीं रख सकता, वो हमारी बहन को क्या ही खुश रखेगा। इतना कहकर उस होदी वाले लड़के ने नियति का हाथ पकड़ा और उसे कार में बैठा दिया। फिर वो खुद भी कार में बैठा और वहां से निकल गया। उनके जाने के बाद रोहन ने दो तीन पंच निशांत के मुंह पर मारे और वो भी वहां से चला गया। वहीं निशांत जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसने जाती हुई उन सब की कार को देखा और कहा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ गया। लक्ष्य भी उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ गया। दूसरी तरफ रोहन और नियति इस वक्त रोहन के घर पर थे। रोहन ने नियति की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ से हिलना भी मत। अगर तुम यहाँ से कहीं गई तो फिर भूल जाना कि तुम्हारा एक भाई भी है। इतना कहकर रोहन घर से बाहर निकल गया। वहीं आरती जी और अमित जी इस वक्त अपने रूम में सो रहे थे। उन्हें इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। रोहन के जाने के बाद नियति बेड पर लेट गई और रोते हुए बोली, कहा था ना मैंने आपसे, ऐसा मत करी।
अब देखिए क्या हो गया है। अब आपके साथ साथ मुझे भी उतनी ही तकलीफ होगी। वहीं रोहन मेंशन से बाहर आकर कार में बैठ गया और उस हुडी वाले लड़के से बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता चला रियाज? उसकी बात सुनकर रियाज के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। अब क्या होगा इन सब की जिंदगी में आगे, जब परी को पता चलेगा कि रियाज को होश आ गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? अब निशांत नियति को पाने के लिए क्या करेगा, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स, बहुत जल्द न्यू स्टोरी आने वाली है, आप न्यू स्टोरी को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है।